नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम महाजनपद काल के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्विक वन लाइनर्स को देखा था। आज हम चौथे पार्ट्स में महाजनपद काल को यहाँ पर कवर कर जाएंगे। उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुख्य को क्या कहा गया है। तो देखिए, पाली भाषा के जो ग्रंथ हैं इनमें गांव के मुख्य को भोजक या ग्राम भोजक बोला जाता है। ठीक है, महाजनपदों से जुड़े हुए क्वेश्चन और इनसे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपरों में आए हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। पूरा टॉपिक वन लाइनर के तौर पर आपका रिवाइज हो जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्वेश्चन आता है, अवंतिका किसका प्राचीन नाम है? उज्जैन का। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। ठीक है, और नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। उसी घनानंद को पराजित करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना होती है। प्राचीन काल में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो भारत में प्राचीन काल में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ईरानियों के बाद यहां पर यूनानी आते हैं जो कि सिकंदर था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। ठीक है, और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो कुणिक उपनाम अजात शत्रु का है जो कि हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु ही अपने पिता की हत्या करता है। ठीक है, और इसे कुणिक नाम से भी जाना जाता है। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी थी? तो हर्यक वंश का ही राजा है उदयन। ये अजात शत्रु का पुत्र था। ये भी अपने पिता की हत्या करता है गद्दी पाने के लिए, और यह गंगा और सोन नदियों के बीच में एक नगर बसाता है जिसका नाम होता है पाटलिपुत्र, और इसी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना। कौन था संस्थापक? उदयन था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहां पर होती है? तो सिकंदर की मृत्यु होती है बेबीलोन नामक जगह पर। भारत में लगभग 18-19 महीने ये रहता है, वापस जाता है, और वापस जाते समय रास्ते में बेबीलोन नामक जगह पर इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सिकंदर की लड़ाई होती है पोरस के साथ, और इनकी सेनाएं झेलम नदी के तट पर आपस में लड़ी थी। ठीक है, झेलम नदी का युद्ध, और इसी को हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी बोला जाता है, जिसमें जो राजा पोरस थे काफी बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः ये पराजित हो जाते हैं। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तनों को माना गया है। ठीक है, इसको भी याद करना है, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की पहली राजधानी गिरिव्रज थी, जिसको राजगृह भी बोला जाता है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? उसी ने बनाया जिसने पाटलिपुत्र बनाया, उदयन। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है? तो देखिए, दो ग्रंथ हैं हमारे जिनमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। एक है आपका अंगुत्तर निकाय और एक है आपका भगवती सूत्र। ठीक है, जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और दूसरा है आपका भगवती सूत्र। ये आपका एक जैन ग्रंथ है जिसमें हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इन दोनों को आपने याद करना है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन कौन था? घनानंद था। क्वेश्चन आता है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, उस समय मगध का सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य टिक नहीं करना है, घनानंद उस समय सम्राट था। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व में होता है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का, और राजा पूछेगा तो घनानंद का।
ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट है घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन जो 600 ईसा पूर्व है, इसी के बाद होना यहां पर शुरू होता है। ठीक है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां पर? कलिंग में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते, सिर्फ आपको पेपर में ही मिलते हैं और वो सब आपके यहां पर वन लाइनर के रूप में इंक्लूड हो जाते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को जीता और अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, वो था डेरियास। डेरियास प्रथम भी इसको कहते हैं। ठीक है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या करी और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यानी सत्ता पाने के लिए उसने अपने पिता को मारा और बाद में उसी के बेटे ने उसको मारा, वो था अजात शत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो अवंती को जीता और मगध में मिलाया शिशुनाग ने। ठीक है। अवंती यानी उज्जैन को। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ऊपर हमने देखा अंगुत्तर निकाय, ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब देखिए एग्जाम में आपको क्या करेगा एग्जामिनर, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे देगा। यहां पर उसने साफ लिखा है बौद्ध ग्रंथ और एग्जाम में आपको दे देगा भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, इस तरीके से। अब दोनों में उल्लेख है 16 महाजनपदों का, लेकिन बौद्ध ग्रंथ कौन है? अंगुत्तर निकाय। तो आंसर ये होगा, तब आप भगवती सूत्र को टिक नहीं करेंगे। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी नरेशों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में, अर्धचंद्राकार है। ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती और इसका जो नगर विन्यास है वो अर्धचंद्राकार में है। ठीक है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो मगध पर सबसे प्राचीन वंश स्थापित किया था बृहद्रथ ने। काली ग्रंथों में गांव के मुख्य को क्या बोला गया? यहां पर पाली होगा, तो गांव के मुख्य को यहां पर भोजक, जैसा हमने सबसे पहले देखा था। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। अब यहां पर 2 जैन संगतियां हैं, पहले इनको देख लेते हैं, फिर दूसरी टेबल में बौद्ध संगतियों को भी यहीं पे कवर कर जाएंगे। पहली जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होती है, पाटलिपुत्र में होती है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होती है। दूसरी बौद्ध संगति 512 ईस्वी में होती है, वल्लभी में होती है, देवर्धि क्षमाश्रमण इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो आपको दोनों के, ज्यादातर अध्यक्ष नहीं पूछे जाते जैन संगतियों में, सिर्फ स्थानों को ध्यान रखना है। पहली वाली पाटलिपुत्र, दूसरी वाली वल्लभी। बौद्ध संगतियों की बात करें तो 4 बौद्ध संगतियां होती हैं, जिसमें आपकी पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई, जो दूसरी बौद्ध संगति थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई, जो तीसरी बौद्ध संगति है वो 255 हो गई, यहाँ पर 255 ईसा पूर्व में हुई, और जो चौथी बौद्ध संगति है वो पहली शताब्दी यानी 78 ईस्वी में हुई। तो पहले सबके आप वर्ष याद कर लीजिए। ठीक है। पहली वाली 483, दूसरी 383, तीसरी आपकी 255 और चौथी 78 ईस्वी यानी पहली शताब्दी। जो पहली बौद्ध संगति थी इस समय शासक था अजात शत्रु। जब दूसरी बौद्ध संगति हुई तब शासक था काल अशोक। जब तीसरी बौद्ध संगति हुई तब अशोक यहां पर शासक था, और चौथी बौद्ध संगति थी कनिष्क। इनको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। कुछ जगहों पर कनिष्क को दूसरा अशोक बोला गया है, तो याद करने के लिए आप ऐसा याद कर सकते हैं, पहला तो अजात शत्रु होगा, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक और उसके बाद दूसरा अशोक। ठीक है। फिर स्थानों की बात करते हैं। पहली बौद्ध संगति राजगृह में होती है, दूसरी राज संगति आपकी वैशाली में होती है, तीसरी राज जो आपकी संगति हुई थी बौद्ध संगति ये पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी वाली कुंडलवन में हुई। तो एक बार इनको आप ऐसे में याद कर लीजिए और उसके बाद ऐसे में याद कर लेंगे तो आपको टेबल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन यानी कश्मीर में होती है।
अध्यक्षों की बात करते हैं। पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी वाली के सर्वकामिनी थे। यहाँ पर सर्वकामिनी को ही सभाकामी भी लिखा गया है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तिस के काल में होती है, यानी कि इसकी अध्यक्षता में होती है। चौथी वाले के अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो चारों बौद्ध संगतियों को आपने याद करना है। अब पहली वाली 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में राजगृह महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरी वाली कालाशोक के काल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सभाकामी की अध्यक्षता में। तीसरी 255 में अशोक के काल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। और चौथी पहली शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे के जो आपके 16 महाजनपद हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड, उनको भी यहीं पे कवर कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला महाजनपद है आपका यहाँ पर मगध महाजनपद। इसकी राजधानी कहाँ है? राजगृह में इसकी राजधानी है, और ये पेपर में आता है, इनकी राजधानियां पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली, इसकी राजधानी राजगृह यानी राजगीर है। राजगृह को ग्रीवज के नाम से भी जाना जाता है, यह आपके पटना गया वाला जो क्षेत्र है वहां पर पड़ता है। दूसरा है अंग महाजनपद। इसकी राजधानी थी चंपा, जिसको आधुनिक भागलपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आधुनिक बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर वाला जिला है वो अंग महाजनपद में पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से जो होगा वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, सिर्फ आपको यहां पर राजधानी और जनपदों को याद करना है, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी कहां है? चंपा में है। तीसरा महाजनपद है काशी। इसकी राजधानी है वाराणसी यानी कि बनारस। यह अपने शिल्प व्यापार समृद्धि के लिए फेमस था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कौन सा महाजनपद अपने शिल्प व्यापार और समृद्धि के लिए फेमस था? काशी। चौथा है वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, तीनों जगह इसकी राजधानी थी, ठीक है। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता है वज्जी, जैसे हमने ऊपर देखा। 8 गणराज्यों का एक संघ था वज्जी। वर्तमान में बिहार का मुजफ्फरपुर दरभंगा वाला जो इलाका है वो इसमें पड़ता है, ठीक है। तो यहां से राजधानी इंपॉर्टेंट है, वैशाली इसी की राजधानी है, और ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों। पांचवा है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में थी, और आधुनिक यूपी का जो साकेत अयोध्या वाला इलाका है वो इसी में पड़ता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चेदी महाजनपद की बात करें, शक्तिमती इसकी राजधानी थी। बुंदेलखंड के आसपास का इलाका ये था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मल महाजनपद। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर और पावत थी। देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र ये पड़ता है। अशमक की बात करें, पौंदे या पोतन इनकी राजधानी थी। गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश है, यानी गोदावरी के तट पर है, और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, ठीक है। 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है वो अशमक है, ठीक है। तो इसका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वत्स महाजनपद की बात करें, कौशांबी इसकी राजधानी थी, इलाहाबाद वाला क्षेत्र है। पांचाल महाजनपद की बात करें तो अहिचित्र और कांपिल्य इसकी राजधानी है। मत्स्य की बात करें तो ये आपका विराटनगर इसकी राजधानी है। जो मत्स्य महाजनपद है विराटनगर यानी कि जयपुर वाला जो इलाका है वो इसकी राजधानी थी। अवंती की बात करें तो इसकी राजधानी है उज्जैनी, ठीक है, या महिष्मती भी इसको कहते हैं। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला में स्थित थी। ये क्वेश्चन आता है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार की। सूरसेन की बात करें तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में स्थित थी। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मथुरा काफी फेमस जगह है। क्वेश्चन आता है प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी थी? सूरसेन की। कंबोज महाजनपद इसकी राजधानी राजपुर थी, और कंबोज महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए फेमस था। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजधानियां और महाजनपद तो आपको 16 के 16 याद करने हैं। जो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपका ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। पूरी टेबल को आपने याद नहीं करना है, तो सिर्फ इन 3 को याद कर लीजिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। बाकी राजधानियां आपकी सभी की पूछी जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा महाजनपदों के बारे में क्विक वन लाइनर्स को हमने यहां पर कवर किया। 16 महाजनपदों की डिटेल को यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य काल से रिलेटेड वन लाइनर के बारे में।
तो जैसा मैंने कल भी कहा था कि आप कोशिश करिएगा उस वीडियो से पहले मौर्य काल का जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको एक बार रिवाइज करने का, ताकि जब आप वन लाइनर को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो पूरा टॉपिक वन लाइनर में मिलेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिट्टो आपके प्रीवियस ईयर की लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, यानी कि पेपरों में आए हुए हैं, उन्हीं को वन लाइनर के रूप में यहाँ पर टॉपिक वाइज संकलित किया गया है, जिनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।